नमस्कार, स्वागत है डिजायर एकेडमी में प्रभात से। और आज की एक नई सब्जेक्ट की क्लास आप लोगों को मिलेगी। ये सब्जेक्ट है ईवीएस, जैसे आप पर्यावरण कह सकते हो, पर्यावरण अध्ययन कह सकते हो। प्रत्येक एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्रदूषण से आए, चाहे वो पारिस्थितिकी से आए, बहुत सारे इसके टॉपिक हैं। तो देखेंगे इसको। जीएस के पोर्शन में आता है ये एनवायरनमेंट, ठीक है। और टेट के लिए तो ये रामबाण है, 30 नंबर का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे रखा है टेट में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट के बारे में। तो आज इसी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं ईवीएस, एनवायरनमेंट स्टडीज। ईवीएस सब्जेक्ट का नाम है पर्यावरण। दिखाई दे रहा होगा सभी को क्लियर एकदम। पर्यावरण, पर्यावरण का विक्षेप पूछ लेता है कई बार। तो होता है परिधन, आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, जबकि आवरण का मतलब होता है फैला हुआ। हम इसको वातावरण से प्रयोग कर सकते हैं। वातावरण यानी हमारे चारों ओर फैला हुआ वातावरण ही पर्यावरण है, ठीक है। चारों ओर फैला हुआ, क्या फैला हुआ है? वातावरण फैला हुआ है। तो यानी हमारे चारों ओर फैला हुआ वातावरण क्या है? पर्यावरण है। अब बात करते हैं पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। पर्यावरण के घटक, घटक की बात करें तो मुख्य रूप से आप लोगों को दो घटक देखने को मिलेंगे। एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। अजैविक को भौतिक घटक भी कहते हैं, अजैविक को भौतिक घटक भी कहते हैं। जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक में क्या आता है? तो जैविक घटक में मुख्य रूप से आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेंगे जीव जंतु और दूसरा मिलता है वनस्पति। समझ लेते हैं थोड़ा इसको। जैविक यानी जिनमें जान होती है, जिनमें जान है वो जैविक में आएंगे। जीव जंतु और वनस्पति, पृथ्वी पर दो ही चीजें हैं जिनमें जान है। अजैविक की बात करें तो हम इसको मुख्य रूप से तीन पार्टों में बांटेंगे। एक तो नाम सुना होगा आप लोगों ने स्थल मंडल, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने जल मंडल, और एक नाम सुना होगा आप लोगों ने वायुमंडल। ये इसके अजैविक घटक हैं। स्थल मंडल की अगर हम लोग बात करें तो पूछा जाता है कि पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल मंडल कितने प्रतिशत भाग पर है। तो इसका सही आंसर लोग देते हैं 21%। क्या सही है? जलमंडल कितने भाग पर है? तो अभी तो कोई गलत हो जाएगा। जलमंडल 71% भाग पर, तो बचा कितना? 29। तो इसका स्थलमंडल कितने पर? 29% पर। अब इसका हम लोग भाग के हिसाब से देखें कितना भाग है। तो ये कितना भाग है और ये कितना भाग है। तो अप्रोक्स 3/4 भाग पर जलमंडल है, अप्रोक्स। तो वो भाग में कभी भी आंसर देगा 3/4 देगा, परसेंटेज में देगा तो 71% देगा, ठीक है। हालांकि इसके हिसाब से 75% होना चाहिए, लेकिन अप्रोक्स में रहता है। वहीं स्थल मंडल की बात करें तो 1/4 भाग हो जाता है, 1/4 भाग अप्रोक्स। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है। 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे 4/4 बराबर 1 हो जाएगा, यानी संपूर्ण पृथ्वी हो जाएगी। अब बात करते हैं तो वायुमंडल कितना स्थान घेरता है। जब एक तो हमारा यहीं पर बराबर हो गया तो वायुमंडल क्या स्थान घेर रहा होगा? 0, क्योंकि वायुमंडल कहाँ है हमारा? धरातल से ऊपर, पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, वो पृथ्वी पर नहीं है। वो पृथ्वी पर स्थान नहीं घेर रहा है वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका कोई परसेंटेज है नहीं कि कितनी जगह घेर रहा है। जबकि जलमंडल 71% पर और स्थलमंडल हमारा 29% पर। भाग की बात करें तो 1/4 भाग और 3/4 भाग। जीव जंतु और वनस्पति आप लोगों को जैविक घटक में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, आप लोगों को दो शब्द मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे यहाँ पर। एक शब्द होता है, पहले इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, दिखाई दे रहा होगा, लिख लीजिए इसको, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आप लोगों को मुख्य रूप से दो शब्द देखने को मिलेंगे यहाँ पर।
एक शब्द मिलता है पारिस्थितिकी, जिसको इकोलॉजी कहा जाता है, और एक मिलता है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इकोलॉजी सिस्टम कहा जाता है। इकोलॉजी सिस्टम, इको तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, पर्यावरण से रिलेटेड होता है इको शब्द। सबसे पहले बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोलॉजी शब्द या पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, जनक या शब्द किसने दिया, तो नाम आता है सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल, 1869। ठीक है, पारिस्थितिकी का इनको जनक भी कहा जाता है, और एक पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग भी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम किया था। अब बात करते हैं इनके अनुसार पारिस्थितिकी क्या है। इन्होंने क्या कहा था इसमें, इन्होंने बोला था कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक, अजैविक घटक परस्पर संबंध रखते हैं। परस्पर संबंध रखते हैं। ठीक है, ये बात सही है। ये बात सही कैसे है, इस बात को अभी सिद्ध करेंगे। जैविक और अजैविक घटक परस्पर संबंध रखते हैं। कुछ एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। हम लोग जैविक हैं और वायुमंडल हमारा अजैविक है। अगर हम लोग पॉलीथीन जलाते हैं तो वो क्या होता है, जो पॉल्यूशन वहां से पैदा हुआ, बदले में बीमार कौन होता है, हम लोग भी बीमार होते हैं। वायुमंडल बदले में हम लोग को दे देता है। हम लोगों ने वृक्ष काटे, बदले में क्या हुआ, वायुमंडल में गर्मी बढ़ी। यानी एक दूसरे से परस्पर संबंध है, रखते हैं, ये बात सही है। अगर हम अच्छा काम करेंगे, बदले में पर्यावरण हमारे लिए अच्छा काम करेगा, सॉरी वायुमंडल या इसके अजैविक घटक। अगर नहीं करेंगे तो वो भी अच्छा काम नहीं करेगा। तो ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगर हम लोग कूड़ा करकट जलाते हैं खुले में, तो उसका जो धुआं होता है वो कहाँ जाता है, वायुमंडल में। उसका प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है, हम लोगों पर पड़ता है। भाई वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं, हम लोगों पर ही पड़ेगा। वायुमंडल को यूज कौन कर रहा है, हम लोग ही कर रहे हैं। यानी जैसा जैविक घटक करेंगे, प्रतिकूल प्रभाव डालेगा अजैविक घटक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अभी बताऊंगा इसको मैं कैसे। इकोलॉजी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इकोलॉजी सिस्टम दिया था A.G. ट्रांसलेन, और ये दिया था 1935 में। अब इसमें क्या था, इकोलॉजी सिस्टम में एक तंत्र बना दिया। इसमें था क्या, देखो इसमें जैविक और अजैविक घटक परस्पर संबंध रखते हैं, बात सही है। उन्होंने ये बोला कि अगर ये संबंध रखते हैं तो कुछ ना कुछ इनके बीच में जो क्रियाएं तो होती होंगी ना, इनकी अंतः क्रिया तो होती होंगी आपस में दोनों की। तो यहाँ पर इन क्रियाओं के अध्ययन के लिए इकोलॉजी सिस्टम का प्रयोग किया गया। यानी जैविक और अजैविक घटक, जैविक प्लस अजैविक घटक के परस्पर संबंध की अंत्यक्रिया का अध्ययन ये थी। अगर ये परस्पर संबंधित है तो कुछ ना कुछ तो अंत्यक्रिया हो रही होगी इनकी, तो उनका अध्ययन कहां पर किया जाएगा, तो अध्ययन होता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम में। ये था आप लोगों का इकोलॉजी एंड इकोलॉजी सिस्टम। किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में दिया इकोलॉजी। इनको पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी सिस्टम A.G. ट्रांसलेन ने 1935 में दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जैविक और अजैविक घटक परस्पर संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर जैविक और अजैविक घटक परस्पर संबंधित थे तो उनकी अंत्यक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, कि वो क्रिया कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ इसमें थोड़ा सा कि कैसे परस्पर संबंधित है। मान लेते हैं हम लोग एक वृक्ष ले लेते हैं, वृक्ष। ये एक वृक्ष ले लिया है मैंने, कोई सा भी मान सकते हैं इसको। माना हमने इसके अजैविक घटक, ये जैविक घटक है हमारा, कैसा घटक है ये, जैविक, क्योंकि वनस्पति है। जैविक घटक, कुछ अजैविक घटक लिख लेते हैं हम लोग। स्थल मंडल,
जलमंडल, और वायुमंडल। इनका परस्पर संबंध कैसे, ये चीज चेक करेंगे हम लोग। स्थल मंडल, इससे इसको क्या मिलती है, मृदा मिलती है। स्थल मंडल पर भूमि यानी जमीन होती है, उसकी सबसे छोटी गई मृदा होती है, तो ये मृदा मिलती है और जैविक घटक है इससे। जलमंडल से इसको क्या मिलता है, लवण मिलता है यानी पानी। आगे हम लोग बात करें तो वायुमंडल से इसको क्या मिलता है, तो वायुमंडल से मिलती है इसको कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो मिलता है। बदले में ये वृक्ष क्या देता है, सूर्य से इसको प्रकाश मिलता है, सन। ये भी एक तरह से भौतिक में ही आ जाता है। इससे इसको क्या मिलता है, प्रकाश, लाइट। बदले में ये वृक्ष हमें क्या देता है, फल देता है, फूल देता है, लकड़ी देता है, छाया देता है, बहुत सारी चीजें। तो हो गया ना परस्पर संबंधित। मान लेते हैं अगर स्थल मंडल इसको मृदा ना देता तो क्या ये पौधा विकसित हो पाता, नहीं हो पाता। अगर इसको पानी नहीं मिलता तो क्या ये पौधा विकसित हो पाता, नहीं मिल पाता। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता तो क्या पौधा विकसित हो पाता, नहीं हो पाता। अगर इसको सनलाइट नहीं मिलती तो क्या पौधा विकसित हो पाता, नहीं हो पाता। तो फिर हमें ये चीज भी नहीं मिलती, यानी फल फूल लकड़ी छाया ये हमें कुछ मिलता नहीं। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि जैविक और अजैविक घटक परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें, तो आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, आगे देखेंगे। बदले में यहां से हम लोगों को ऑक्सीजन भी तो मिलता है भाई, पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी तो मिलता है, वो तो मैं भूल ही गया था। ऑक्सीजन मिलता है यहाँ से, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। बताएंगे जब मैं प्रकाश संश्लेषण कराऊंगा इसी में, फोटोसिंथेसिस का पूरा चैप्टर है एनवायरनमेंट में, तो वहां पे आप लोग उसको विस्तार से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं पारिस्थितिकी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ इसको। तो O2 भी हमें यहाँ से मिलता है, आगे देख लेते हैं कुछ पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देख लेते हैं हम लोग। वही है जो तो आप लोगों ने देखा है, एक होते हैं जैविक और दूसरे होते हैं हमारे अजैविक। हम लोग जैविक को विस्तार से पढ़ेंगे, जैविक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो जैविक में हमारा कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। जैविक में हम लोग नंबर 1 उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता, और नंबर 3 अपघटक। ये होते हैं जैविक में ये तीन। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उत्पादक क्या होता है, उत्पादक क्या है भाई बताओ, भाई कमेंट करो नीचे। अगर हम लोग उत्पादक की बात करें तो उत्पादक वो हमारे जैविक घटक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको स्वपोषी भी कहा जाता है। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो मुख्य रूप से क्या हुआ, हरे पेड़ पौधे, मुख्य रूप से यही हुआ। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। उपभोक्ता हमारे क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अर्थात किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उपभोक्ता यानी परपोषी। कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो बकरी, खरगोश, शेर, चीता आदि, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। मनुष्य भी है। अपघटक क्या होते हैं, अपघटक क्या होता है, पहली चीज तो अपघटक को बता दूं। अपघटक को सफाई, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है इसको, प्रकृति का सफाई कर्मी। रीजन ये है कि जब भी कोई जीव जंतु या वनस्पति ये जब खत्म हो जाती हैं तो उनको बिल्कुल खत्म कौन करता है, अपघटक। और अपघटक हमारे मुख्य रूप से कौन से होते हैं, जीवाणु, विषाणु और कवक।
यीस्ट वगैरह कवक में आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे कि मान लो कोई कुत्ता अगर मर जाता है तो उसको जब हम गाड़ देते हैं, जमीन में दफना देते हैं, उसके बाद जीवाणु विषाणु, सोच लेते हैं कि अगर कोई कुत्ता मर जाता है तो वो दफना दिया जाता है, 5, 6, 7, 8 साल बाद उसकी डेड बॉडी देखें तो खत्म हो जाती है। तो उसको कौन खत्म कर देता है? अपघटक ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाज ले लेते हैं। बाज को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा जाता है खाद्य श्रृंखला में। जब बाज मरेगा तब भी तो नीचे गिरेगा ना कभी। तो जब वो नीचे गिरेगा तो उसे भी तो कोई ना कोई खाएगा। तो उसे कौन खाता है? तो उसे अपघटक खाता है। अब एक चेन बनी है आपको कि कौन किसको खाता है। तो हम लोग देखेंगे उत्पादक को खा रहा है हमारा उपभोक्ता, उपभोक्ता खा रहा है हमारा अपघटक। कुछ इसी प्रकार चल रहा है ना। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे, ठीक है। उपभोक्ता जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अर्थात किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, परपोषी। अपघटक जो किसी को बिल्कुल खत्म कर दे, यानी उसका अपघटन कर ले, बिल्कुल घटक कर ले किसी को, वो होते हैं हमारे अपघटक। जीवाणु, विषाणु, कवक आदि। अब हम लोग देखेंगे इसी में खाद्य श्रृंखला की बात कर लेते हैं। छोटी सी श्रृंखला बना देता हूं आप लोगों के सामने। तो हम हरे पेड़ पौधे, सबसे ज्यादा जो प्रचलित खाद्य श्रृंखला उसी को मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले घास ले लेते हैं। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? बाज। तो ये एक सबसे ज्यादा प्रचलित खाद्य श्रृंखला है। तो घास हमारी यहाँ पर क्या है? घास हमारी यहाँ पर उत्पादक है। बाकी ये सारे क्या है? हमारे उपभोक्ता है। उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो उपभोक्ता को भी हम कई भागों में बात कर देखेंगे अभी। तो देख लेते हैं सबसे पहले उपभोक्ता को। एक छोटी सी खाद्य श्रृंखला आप लोगों के सामने बना दी है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा उपभोक्ता के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे उत्पादक की। उत्पादक को हम लोग निम्न भागों में बांटे। कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? एक होता है प्राथमिक यानी प्रथम उपभोक्ता, सॉरी उपभोक्ता है, उपभोक्ता। उसके बाद होता है हमारा द्वितीयक के बाद है हमारा तृतीयक, थर्ड वाला है तृतीयक। उसके बाद है सर्वोच्च मांसाहारी या उच्च मांसाहारी, आप लोगों को देखने मिल जाएगा सर्वोच्च मांसाहारी। प्राथमिक में क्या होगा? प्राथमिक में वो होते हैं जिसके ऊपर हमारा क्या था? उत्पादक था। प्राथमिक वो होगा जो इस उत्पादक को खाए। तो क्या हो सकता है हमारा प्राथमिक में? सबसे पहले यानी प्राथमिक को हम शाकाहारी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसको खा रहा है? हरे पेड़ पौधों को खाएगा। जैसे आप लोग खरगोश कह सकते हो, टिड्डा कह सकते हो, जो भी ये शाकाहारी है, गाय, घोड़ा आदि। द्वितीय को जो इनको खा जाता है, जैसे टिड्डा को खा जाता है हमारा क्या? मेंढक। हाँ मेंढक लिख लेते हैं इसको। आगे तृतीय की बात करें हम लोग, खरगोश को कुत्ता भी खा जाता है। कई बार कुत्ता द्वितीयक में भी आ जाता है, कई बार तृतीयक में भी आ जाता है। ये देखना पड़ेगा कि आपसे फूड चेन पूछी कौन सी है। तृतीयक की बात करें हम लोग, तो तृतीयक में देखेंगे जो इनको भी खा जाता है। आप लोगों को मेरा पता होगा, सांप देखने को मिल जाएगा, मेंढक को खा जाएगा। और सांप को भी जो खा जाता है वो होता है हमारा बाज। ये यहाँ पर आगे खत्म हो जाती है। बाज है, सारस है, ये सारी चीज रहती है। अब इनके बाद क्या होता है? इनका कौन? देखो सर्वोच्च मांसाहारी वो होता है जिसका अपघटन सीधा कौन करेगा? वहां पे अपघटक कर लेंगे, ठीक है, जिसको कोई ना खा पाए। बाज को और कोई नहीं खा सकता है। बाज सबको खा सकता है, लेकिन बाज को कोई नहीं खा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब खाद्य जाल का निर्माण होता है
कि बाज सांप को पकड़ने जाए और सांप बाज को पकड़ ले, तो वहां पर खाद्य जल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। बाज है, मनुष्य, आप लोगों ने सुना होगा मनुष्य सर्वोच्च मांसाहारी है ना, जंगली कुत्ते भी होते हैं सर्वोच्च मांसाहारी, शेर है आदि। तो ये थे आप लोगों के सर्वोच्च मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला बेसिकली बनी हुई क्यों है? हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ये बनी क्यों? सबसे पहली बात, इसमें मुख्य रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है। अच्छा, स्थानांतरण होता है, आप लोग कुछ खाते हो, खाना पीना, तो किस लिए खाते हो? मोटे होने के लिए या एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए? तो स्वाभाविक सी बात है, आंसर होगा ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो हमें ऊर्जा मिलती है जब ये लोग, इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ये दरवाजे को खाएंगे, इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इनको खाएंगे, इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इनको। अब बात करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी 100 एनर्जी थी इस पे, मान लेते हैं 100 यूनिट कैलोरी, 100 यूनिट एनर्जी है इसके पास, मान लेते हैं, तो इसके पास कितनी पहुंचेगी, इसके पास कितनी पहुंचेगी, इसके पास कितनी पहुंचेगी, ये ज्यादा मायने रखते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को 10% ऊर्जा स्थानांतरण होती है खाद्य श्रृंखला में। स्थानांतरण, और इसका जो नियम दिया है 10% ऊर्जा स्थानांतरण का जो नियम दिया है, वो एक वैज्ञानिक जिनका नाम है लिंडेमैन। लिंडेमैन 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया है पारिस्थितिकी में? तो ध्यान रखना है, लिंडेमैन। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था यहाँ का। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में क्या हो रहा है? ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, यही हम लोगों की खाद्य श्रृंखला होती है। खाद्य श्रृंखला देखो, पानी की अलग हो सकती है, वन की अलग हो सकती है और मैदानी क्षेत्रों की अलग हो सकती है, सब क्षेत्रों की अलग अलग हो सकती है खाद्य श्रृंखला, ठीक है, क्योंकि वहां पर कौन से जीव पाए जा रहे हैं उसी के ऊपर यह निर्भर करेगा। तो देखते हैं हम लोग, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ये है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय यानी एक दिशा में, जगह बताया था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, इस तरीके से, ठीक है। बाकी कुछ फैक्ट्स हैं वो कल कराएंगे, क्योंकि ये टॉपिक चलता रहेगा। मैं क्लास लंबी खींचना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि पहला दिन है, इसीलिए। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।